हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि मिड टर्म एग्जामिनेशन का है। ये पेपर जो है वो है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसलिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन के अंदर आए थे और सभी के सोल्यूशन 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर कहा गया था कि 1/2 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये था कि आप इन दोनों को ही डिवाइड कर दो। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ये नंबर इसके बीच में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका कौन सा सोल्यूशन नहीं है। तो जब पहला पॉइंट को यानी कि हम यहाँ पे लाई करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये इसका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, सेकंड वाले को जब लाई करेंगे इसके अंदर रखेंगे तब भी ये भी सोल्यूशन बन जाएगा। थर्ड को करेंगे तो ये भी सोल्यूशन बन जाएगा। पर अगर हम फोर्थ को रखें, यानी कि x की जगह पे 1 रखें एंड y की जगह पे 2 रखें, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 से कितना हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। 4 में से 4 गया तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 1। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बाकी तीनों के तीनों क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। सो जो सेकंड का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ पे 4 बिंदु दे रखे थे, इनको मिलाने के बाद कौन सा मतलब कौन सी फिगर बनने वाली थी, कौन सी आकृति बनेगी, हमें ये पहचानना था। आयत बनेगी, वर्ग बनेगा, पतंग बनेगी या समलंब बनेगा। तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन पे। इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो इस टाइप की फिगर बनने वाली है, यानी कि ये एक आयत बनेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल। तो जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा था द एंगल विच इज़ 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट इज़ वॉट। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल तरीका ये था कि आपको पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनको जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, संपूरक कोणों का जो योग होता है, दो जो कोण होते हैं संपूरक, उनका योग 180 डिग्री होता है। पर यहाँ पे कहा गया है कि जो एक एंगल क्या है वो 5 गुना है दूसरे एंगल के मुकाबले। सो x बराबर हम लिख सकते हैं 5y। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इनको सॉल्व कर देंगे। x यहाँ पे मैं 5y रख दो। ठीक है, यहाँ पे जो x है वहाँ पे 5y रख दो। यहाँ पे 5y प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 5y और y कितना हो गया 6y। 6y इक्वल टू कितना आएगा 180। सो y की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से y की 180 डिवाइड बाय 6 यानी कि 30। सो जो y का मान आ रहा है वो तो 30 आ रहा है, पर उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या हो जाएगा 330 इंटू 5 यानी कि 150। तो जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो आएगा 150, जो कि डी ऑप्शन है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ कहा गया था कि त्रिभुज PQR और EFD क्या है, ये सर्वांगसम है। तो ED किसके बराबर होगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इनको ड्रॉ कर लो। पहले इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ये PQR और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम E इधर F और इधर D बना देंगे। अब उसने कहा था कि ED किसके इक्वल होगा। अब ED कहाँ है, ये E और D ये रहा। सो ED क्या है, PR के इक्वल होगा। PR कहाँ है, ये रहा, बी ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का वो आएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा गया था द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिकल यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के। इनका हमें रेंज निकालना है, यानी परिसर निकालना है। रेंज निकालते कैसे हैं, सबसे जो हाईएस्ट टर्म है उसमें से सबसे लोएस्ट टर्म को माइनस कर देना है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आ रही है 19। तो 19 को सबसे छोटी संख्या से माइनस कर देना है, जो कि क्या है 6। सो 19 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 13। सो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 13, यानी कि ऑप्शन ए। सो 6 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 13। 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था त्रिभुज ABC और PQR में ये क्या है, दोनों बराबर है। AB QP के बराबर है, B P के बराबर है एंगल, ठीक है, और BC PR के बराबर है। तो ये कौन सा, मतलब ये सर्वांगसम तो होंगे, पर इनमें कौन सा नियम लगेगा। तो याद रखना, इसमें देखो दो तो भुजाएं इक्वल दे रखी है और एक को क्या दे रखा है कोण, यानी कि साइड इक्वल है और एक एंगल भी है। तो यहाँ इसमें साइड एंगल साइड रूल लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसको आप ड्रॉ करके भी कर सकते थे, और पर इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि दो भुजा बराबर दे रखी है और एक कोण बराबर दे रखा था, तो इसमें साइड एंगल साइड नियम ही लगेगा। ठीक है, तो इसका जो 7th का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, SAS। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि AB AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, यहाँ पे दे रखा है AB पर। सो ये AB एक लाइन ये रही बीच पे, और ये जो दो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं। उसने कहा गया था कि
इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा मतलब ट्रू नहीं है। पहला लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये दोनों हाँ बिल्कुल होंगे। उसने कहा था कि जो सी डी है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करेगा, ये जो लाइन है सी डी वो समद्विभाजित कर रहा है ए बी को, हाँ कर रहा है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। सो पहला ए भी सही है, दूसरा भी बी भी सही है। उसने कहा था कि कौन सा असत्य है, हमें वो देखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी में दे रखा है कि ओ डी बराबर क्या है ओ बी के। सो ओ डी कहाँ है, ये रहा ओ डी ये वाला, और वो ओ बी के बराबर, ओ बी तो ये रहा नहीं, ओ डी बराबर होना चाहिए था ओ सी, तो ये वाला क्या होगा असत्य। तो तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 8 का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी ऑप्शन सी ही होगा, ये ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, याद रखना। 9 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे कहा गया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात ये दे रखा है, तो यह त्रिभुज क्या होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो जरा। आप त्रिभुज का कोणों का अनुपात दे रखा है, आप इसको x मान सकते हैं, तो 1x, एक को 2x और एक को दोबारा से 1x। इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सो 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। x की वैल्यू 45 आ रही है, और यानी कि ये भी 45, ये भी 45 और बीच वाला क्या हो जाएगा 90। तो याद रखना इसमें दो कोण बराबर है, ये कोण ऐसे बनेगा, ये 45, ये त्रिभुज बनेगा इस टाइप से, ये 45 और ये 90। तो याद रखना ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है। वैसे समद्विबाहु तो नहीं, असल में ये यही होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो समद्विबाहु नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 45 डिग्री की है ना, इसकी सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है वैसे तो, बट बेसिकली इसके अंदर मैं एक पे टिक करना था, तो आप समकोण त्रिभुज पे टिक करना, जो कि राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही था, राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है और अन्य दोनों कोणों का माप समान है, मतलब दोनों इक्वल है, तो प्रत्येक कोण समान जो कोण होगा उनका माप कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसमें से एक कोण तो 100 डिग्री का ऑलरेडी निकाल दिया गया। ठीक है, तो बचा 80, और जो 80 है वो दोनों के दोनों कोण है, तो दोनों को यहाँ होंगे इक्वल हैं, तो यानी कि एक 40 का होगा, दूसरा 40 का होगा, तो उन दोनों का जो माप होगा वो 40-40 होगा, यानी कि ऑप्शन बी 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा है कि ये जो बिंदु है वो y अक्ष से कितने दूरी पर है, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको आप ड्रॉ कर लो। वैसे इसकी शॉर्टकट भी है कि अगर आप y एक्सिस के बारे में पूछोगे तो आपको x वाली वैल्यू बता देनी है, तो इसका राइट आंसर तो यही आएगा 3 यूनिट्स। माइनस का 3 यूनिट्स नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ भी करोगे इस टाइप से, x का क्या है -3 यहाँ पे आएगा और y का 4 ऊपर यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई करेगा, -3 और 4। अब वो बोल रहा है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो y एक्सिस तो ये वाला है। ठीक है, तो y एक्सिस से ये 3 यूनिट्स की दूरी पर आएगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में जरूर आ रहा है, पर जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव नहीं लेते, उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा, ना कि बी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आप देख भी सकते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन आप देखते 1 बाय 1 आपने करा भी है सॉल्व, आपको पता है कि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे हल्के फुल्के क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी उससे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे कहा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 विच लाइज ऑन x एक्सिस। अब एब्सिसा यानी कि भुज क्या होता है, x की वैल्यू में दे रखी -5, और बोल रहा है कि जो ये पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि x अक्ष पर स्थित है, तो y की वैल्यू तो वहाँ पे 0 हो जाएगी, तो जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा -5 और 0, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 12th का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था इफ़ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस पासिस थ्रू 1 1 देन वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी थी, यानी कि जो x की और y की वैल्यू 1 1 यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 रख देंगे, x की यहाँ पे 1, y की यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 2 1 सा कितना हो गया 2, और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी 13 का। क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। 14 में यहाँ पे दे रखा था ऑन द ग्राफ ऑफ अ लाइन एवरी कोऑर्डिनेट इज सच दैट ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k टाइम्स द एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट क्या होती है, y होता है, और एब्सिसा क्या होती है, x। तो जो इक्वेशन बनेगी y क्या है, k टाइम्स एब्सिसा है ना, तो y इज इक्वल टू kx। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 14 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15।
ये तो आपने कर ही रखा होगा, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू है इसको PYQ के फॉर्म में चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल था, 2.67 दे रखा था, इसके ऊपर बार लगा हुआ था, तो आप इसको एक्स चाहे तो पूरा मतलब इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, और एक जो एनसीईआरटी का मेथड है आप वो भी अप्लाई कर देते, तभी ज़्यादा टाइम लगता नहीं। सो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.6767, इसको आपको कर देना था, क्योंकि दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आएगा 100x और इधर जो पॉइंट है वो आगे चला जाएगा, ठीक है, 267.67, इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 100 में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 99x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 265। तो जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 265 डिवाइड बाई 99, जो कि है ऑप्शन सी। यानी इसको PYQ के रूप में चेंज करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 265 डिवाइडेड बाई 99। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि इसको रैशनलाइज करने के बाद इसको, ठीक है, इस जो नंबर है इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या वैल्यू फाइंड होगी। तो रैशनलाइज करना आपको पता ही है, जो बीच वाला साइन होता है यहाँ पे प्लस का या माइनस का जो भी होगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/√11 - 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, √11 + 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और √11 + 2 से नीचे भी, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √11 + 2, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का a + b और a - b बन जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 11 ही आएगा सिर्फ, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4, माइनस कर देंगे √11 + 2, इधर ऊपर तो सेम रहेगा, और नीचे कितना आएगा, 11 में से इसको माइनस करेंगे 4 को तो आएगा 7। सो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है, 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वैसे तो, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें सबसे अच्छे जो हिंट दे रखा था वो ये दे रखा था, जो -2 दे रखा है ना पावर, जब पावर नेगेटिव होती है तो जो नंबर होता है यहाँ पे इसको आप पलट देते हैं, तो 1/1 यहाँ पे दे रखा है ना, 7 की पावर 3 दे रखी है, 7 क्यूब दे रखा है, तो ये ऊपर आ जाएगा सीधा, 7 की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, और ये जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव, उसकी भी पावर दे रखी है, ठीक है, -2/3, माइनस में है ना नंबर, माइनस है या प्लस है ढंग से दिखने रहा है, अगर माइनस होगा तो दोबारा से इसको पलट देंगे एक बार, ठीक है, और आगे क्या है उसके बाद दे रखा है इनटू में 1/3, सॉल्व कर देंगे इसको फटाफट से। अब देखो 7 की पावर 3 इंटू, ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में माइनस का, अगर माइनस है तो माइनस, वैसे इसको प्लस ही, सच से प्लस ही है वो, तो प्लस ही लगेगा यहाँ पे, एक बार चेक कर लेना, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ जाएगा हमारा 1/3। तो क्या होगा, इस 3 से 3 कट जाएगा ये, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 की पावर कितना आएगा, 4/3, ये आंसर आ रहा है हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, एक है 4/3, ठीक है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, सॉरी, तो देखो यहाँ पे भी इक्वल में क्या है, 7 = m है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसकी पावर है वो हो जाएगी, यानी कि 4/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो एक तो को 4/3 ये रहा और एक 4/3 ये रहा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। अगर माइनस लगा होगा तो आप माइनस वाले पे टिक करना ये वाला, अगर प्लस का होगा तो इसका 4/3 होगा ये वाला। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, अगर माइनस होगा यहाँ पे ये वाला लाइन अगर माइनस का है तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है, ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चेक कर लेना इसको, आपको आपके क्वेश्चन पेपर में अच्छे से दिख रहा होगा आपको साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस बाय एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट को, ये तो आपका सीधा सीधा मतलब सपोर्टिंग मटेरियल से दे दिया उठा के, यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को ड्रॉ कर लो, 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है, x का -2 ये रहा और y का 4 यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई करेगा, और बोल रहा है कि इसको रिफ्लेक्शन जब करेंगे, इसका जब रिफ्लेक्शन होगा किससे, x एक्सिस से, x एक्सिस ये रहा, यहाँ पे मिरर लगा दो एक तरह से, तो ये जो पॉइंट है वो इस तरफ बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, -2 एंड -4, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कहा गया था कि इफ़ दिस एंड दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इनको क्या, अब सप्लीमेंट्री एंगल का जो, सॉरी सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है ना, पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इनको प्लस कर दो और प्लस करके इक्वल में क्या लिख दो, 90 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, हम ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पे 3x - 15 + x + 5, इन दोनों को प्लस कर देना है हमें,
और इक्वल में लिख देना 90 डिग्री। अब 3x और x कितना हो गया यहाँ पे 4x, और 15 में से माइनस का 15 है और प्लस का 5 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। इक्वल में कितना है 90, ये माइनस का 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 यानी कि 100। तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि 25। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी 25 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 पूछा गया है कि इस फिगर के अंदर AC इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD और AB 3 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, तो हमें CD पूछना था। तो ये 3 है, ये 5 है। तो सबसे पहले तो हमें देखो उसने कहा था कि CD की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये भी 3 होगा। और यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या होता है, h का जो स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। 90 डिग्री ये है, इसलिए h क्या है ये है, पर हमें h तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें तो क्या चाहिए p चाहिए। सो p का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर, अब h यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, घटिया कितना आएगा 16। सो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √16 यानी कि 4। √16 क्या है, रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा C 4 सेंटीमीटर। आराम से कर लेते हैं आप इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी को देख लेते हैं। इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन थे, उसमें से हर एक मतलब 16 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। जो पहला क्वेश्चन था 21 वाला, यहाँ पे कहा गया था, हिंदी में लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहले देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये तो सही बात है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाती हैं, ये भी ट्रू है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी ट्रू है। डी दे रखा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, नहीं ये ट्रू नहीं है। पूर्ण संख्याएं तो देखो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। सो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं था, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल, अब डी वाला जो कथन है वो सत्य नहीं है। सो 21 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ये वाला। 22 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अगर √10 की वैल्यू ये है तो 1/√10 की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसको हम लिख सकते हैं 3.162। इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 30 3.162। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, ये वाला 0.3162। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन दिस, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी आपको ये करना था कि वैल्यू पुट करके देखनी थी। x इज इक्वल टू 4 रख के और y इज इक्वल टू -1 रख के पहले अगर क्वेश्चन में रखेंगे, अगर सेटिस्फाई हो रहा है, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब x इज इक्वल टू अगर हम 4 रख दें तो 4 × 16 हो जाएगा, 16 और प्लस 1 17 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, सी को देख लेते हैं इसके वाले को। अगर x की यहाँ पे हमने 4 रख दिया और y की जगह पे -1 रखा, तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी मतलब ये नहीं आएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। बी को देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। तो यहाँ पे आप रखोगे मान लो 2, एक्स की यहाँ पे 4 रख दिया, फिर प्लस था यहाँ पे, और वाई की यहाँ पे क्या था -1 इज इक्वल टू 7 है। 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे भी 7 इज इक्वल टू 7, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये जो मतलब पॉइंट है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1, ये सेकंड वाली इक्वेशन के मतलब सॉल्यूशन होंगे। 23 का जो राइट आंसर था वो था बी। 24 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक मतलब ग्राफ दे रखा था, उस ग्राफ को हमें फाइंड करनी थी कि उसकी इक्वेशन कौन सी ट्रू हो सकती है। द इक्वेशन फॉर द लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ। इसको करने का सबसे आसान तरीका यह था कि इस पॉइंट को देख लो, इसका सोल्यूशन देख लो। ये सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे x क्या है, x 3 है और y का 0 है, एक सोल्यूशन ये है। इस सॉल्यूशन को ना सभी के अंदर रख के देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा। ये डी वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि x और y की वैल्यू अलग अलग है, तो डी तो होगा नहीं, उसको हटा दो। ए में देख लो ज़रा, x यहाँ पे कितना रखो, 3 रखो यहाँ पे, और y के यहाँ पे 0, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे x यहाँ पे 3 और y के यहाँ पे 0, हाँ ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा 24 का वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारा 24 क्वेश्चन भी हो गया, 24 का बी था। 25 को देख लेते हैं। 25 भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे कहा गया था ये जो फिगर है इस ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे वर्टेक्स ए के। इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। इसको करने के लिए देखो ये पूरा 0 और 5 है, तो यानी कि 5 यूनिट है डिस्टेंस, ये भी 5 यूनिट है।
अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 10, ये पूरा का पूरा 10 है, तो ये भी पूरा पूरा क्या होगा 10 होगा। तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है एक तरह से, यानी कि यहाँ पे हम मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इससे हमारा पी आ जाएगा, और पी हमारा जो निकल के आएगा, पी का स्क्वायर क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 5√3। और क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है इसलिए ये क्या होगा, माइनस का 5√3 निकल के आएगा, यानी कि जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा माइनस का 5√3 और 0, क्योंकि वाई पे तो वाई एक्स पे तो कहीं गया नहीं, वो एक्स एक्स पे ही लाई कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5√3 और 0 आएगी, यानी कि 25 का जो करेक्ट आंसर था वो था सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे कहा गया है इफ़ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज़ नेगेटिव, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एंड ऑर्डिनेट इज़ नॉन ज़ीरो, और जो ऑर्डिनेट क्या है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो पे नहीं है, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब कुल मिला के बाद सब सारी बात आ जाती है एक्स पे। एक्स की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होती है, ठीक है, फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। सो सेकंड और थर्ड के अंदर क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका आंसर भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही आएगा, जो कि है ऑप्शन बी, ये वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। उसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। इस फिगर के अंदर एल और एम क्या है, पैरेलल है, और पी क्यू भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी कि एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 125 है। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड के, वो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो वैल्यू इसकी होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, तो निकाल देंगे। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, इसको एक्स मान लो चाहो तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से क्या करेंगे हम 125 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, 55, ठीक है। सो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा, इसकी वैल्यू 55 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 55 ही आएगी, तो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 27 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया था कि इस फिगर के अंदर ए बी और सी डी पैरेलल है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको करने का तरीका भी वही है, अगर आप इसका इंटीरियर एंगल्स देखें ये वाले सेम साइड के, तो ए और 2a इनको जोड़ने पे भी कितना आएगा, 180 आएगा। सो a + 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3, यानी कि 60 डिग्री। जब a की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पे तो 2a है, तो 2a कितना हो जाएगा, 120, 60 का डबल कर देंगे तो 120 आ जाएगा। और 120 ही क्या है, x की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 120 डिग्री, यानी कि सी, ठीक है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 120 डिग्री। 29 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे वही चीज़ है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से उसकी समग्र भुजाओं पर शीर्षलंब बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, यानी कि दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो वो जो त्रिभुज होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी और एफ डी ई क्या है, कंगुरेंट है, ए बी इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो कौन सा मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन सिंपल पेपर में भी दे रखा था, देख लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले फटाफट से। इसको यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पे एफ डी ई, ये रहा एफ, ये रहा डी और ये रहा ई। सो यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये जो 5 है तो यहाँ पे डी एफ बी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये 40 डिग्री है, एंगल कौन सा, एंगल बी 40 है, ये वाला 40 है, तो ये वाला भी 40 होगा एंगल डी। और एंगल ए 80 है ये वाला, तो ये वाला एंगल एफ भी कितना होगा, 80 होगा। यहाँ पे एंगल सी की बात करें तो 60 डिग्री निकल के आएगा, ये एंगल ई भी 60 डिग्री निकल के आएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहले में देखो डी एफ बराबर है 5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर है 5 सेंटीमीटर, हाँ, और एंगल एफ बराबर है 60 डिग्री, एंगल एफ नहीं, एंगल एफ तो ऊपर है जो कि 80 डिग्री है, तो ये तो नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़े, डी एफ बराबर है 5 सेंटीमीटर, हाँ डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, एंगल ई बराबर है 60 डिग्री, ये रहा एंगल ई बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसने कहा था कौन सा कथन सही होगा, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 30 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया था कि इसकी वैल्यू, इसका मान निकल के क्या आएगा, एक्स वाई, अगर एक्स वाई जेड क्या है, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर से, तो देखो जो माइनस में जब नंबर होता है तो वो डिवाइड में चले जाता है, मतलब अपॉन में आ जाता है,
तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ये जो x माइनस वाई है ना, तो इसका जो माइनस का 1 है, -1 लगा हुआ है, तो ये x डिवाइड में चले आएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वाई एक्स। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स, ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा हमारा z, और यहाँ पे जो माइनस का साइन लगा है y पे, तो y चले जाएगा नीचे, और उसी तरीके से यहाँ पे x ऊपर और z चले जाएगा नीचे। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब एक ही अंदर ही आ जाएंगे। ऊपर आएगा y बाई एक्स इंटू में z बाई वाई इंटू में x बाई z। तो z से z कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, सब कुछ कट गया, तो अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर 1 बचा, और 1 रूट से बाहर निकल जाता है 1 बन के। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि है 31 का। उसके बाद 32 दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जो 32 है 32 है, इसके फैक्टर्स कर लो। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 से और करेंगे तो बचेगा कितना 8। तो यहाँ से 2 बाहर निकल सकता है, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर बच गया 8। सेम इधर करेंगे 48 को भी हम करेंगे इसी टाइप से, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 12। तो यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा प्लस का, और अंदर रूट में बच जाएगा सिर्फ 12। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या बचा है अंडर रूट 8 प्लस रूट 12। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम ऊपर से, तो 2 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, बचा कितना अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट, सॉरी जहाँ से 2 बाहर चला गया तो सिर्फ 12 बचा यहाँ पे, और नीचे आ गया रूट 8 प्लस रूट 12। इससे पूरा कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि ऊपर डिवाइड में, ये ऊपर डिवाइड में नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कट जाएंगे पूरा। सो राइट आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, जो कि है ऑप्शन बी। यानी कि 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद दे रखा आगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे कहा गया है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, यानी कि एक संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं अ यूनिक रियल नंबर, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 34 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि ये जो इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, उसका ग्राफ कौन सा होगा, ए बी सी या डी, ये वाला हमें देखना था। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि या तो इस ग्राफ के पॉइंट्स देख लो, उसको इस इक्वेशन के अंदर लाई करके देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मान लो इसका राइट आंसर तो डी होगा, ये वाला 100%। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला पॉइंट है ये वाला, ये 3 वाला, ये कितना है 3 और 0 है, x का 3 और y का 0। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो x यहाँ पे 3 रख दिया, माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 रख दिया, इज इक्वल टू 6। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 3 6, 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी वाला ही होगा। इसका ये वाला पॉइंट जो है माइनस, यानी कि 0 और -2, ये भी आप इसके अंदर रखोगे तब ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो यही आने वाला है। ठीक है, यानी कि जो डी आंसर था ग्राफ 4th वो क्या है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का। आगे देखते हैं 35 को। यहाँ पे दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इन यूनिट्स। तो इसको आपको, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक ग्राफ है x इज इक्वल टू -2, तो ये माइनस का 1, ये रहा माइनस का 2, इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी ये वाला। और एक है x इज इक्वल टू 3, सो 1 2 और 3, ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर हमें एंगल ई सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमें दिया रखा था यहाँ पे जो एफ है वो 40 डिग्री है, और बाकी यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, और ए बी और सी डी क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, अब इसको करने का काफ़ी आसान तरीका है। एक तो ये कर सकते हैं हम कि ये 40 है, ये 90 है, तो इससे हमारा ई की वैल्यू आ जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, ई सी डी फाइंड करना है, ई सी डी ये वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको करने का तरीका ये, तो एक तरीका तो यही है, बिल्कुल सिंपल सा, या तो z बन रहा है, हाँ z बन रहा है ये वाला। उसने कहा था कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे ये दोनों। तो ऐसा कर सकते हैं, या तो एक कर लो 40 और ये 90, इसको प्लस कर लो और 180 में से माइनस कर लो, तो कितना आ गया 130 आ गया। 130 को 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ये वाला आ गया 50 डिग्री एंगल हमारा। ठीक है, सब ये 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 50 ही होगा। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या तो तुम सिंपल से को ये वाला क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है
ये एंगल देख सकते हैं हम, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो 180 में से हम अगर माइनस कर दे 50 को तो कितना आएगा, 130 आएगा। ये 130 आने वाला है। जब ये 130 आ जाएगा तो ये वाला भी कितना आएगा, 130 ही आएगा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 130, यानी कि बी 36 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पे कहा गया था कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है वो देखते हैं। कि संलग्न कोण पूरक होते हैं, यानी ये जो कोण होते हैं वो पूरक होते हैं। पूरक मतलब 90 डिग्री के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? नहीं, पूरक नहीं होते। संलग्न कोण संपूरक होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं? हाँ, संपूरक तो होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, यानी कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण समान होते हैं? हाँ, ये भी समान होते हैं, सही है। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं? नहीं, संपूरक नहीं होते। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, सिर्फ ये दूसरी और तीसरी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी, 2 and 3 आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर दे रखी है, यहाँ पे बी सी और सी डी बराबर दे रखा है, ये वाला बी सी और ये सी डी बराबर दे रखा है, और हमें एंगल ए सी बी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, ए सी बी की। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो दिखने में लग रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ज़्यादातर बच्चों ने 90 डिग्री पर टिक कर दिया होगा, पर इसका राइट आंसर है 100 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर 100 डिग्री निकल के आएगा। वो कैसे निकलेगा, या तो देखो ये 154 है ना, और ये कितना, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 में से 154 को माइनस कर दो, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ बच्चा 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2, तो ये आ गया 26 डिग्री का कोण। ठीक है, अभी 26 है। अब इसको देखो, ऐसे हम यहाँ पे ये इस एंगल को भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना निकल के आएगा, अगर 180 में से अगर हम 126 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना हो जाए, 7 में से 2 गया तो 5, 54, यानी कि ये 54 डिग्री का आ रहा है। सो ये 54 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 54 डिग्री होगा। इनको प्लस कर देंगे, यानी कि इस एंगल को और इन तीनों, यानी कि ए बी सी को जोड़ने पे 180 आएगा, और हमें ये दोनों वैल्यू पता है। सो 26 और 54 को प्लस कर देंगे, ये 10 कैरी ऑन 1, यहाँ आ गया 8। जब ये दोनों इनको जोड़ के 80 आ रहा है, तो ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 80 को माइनस करने पे 100 ही आएगा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 100 डिग्री, ये वाला। ठीक है, उसके बाद असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभिकथन और कारण वाले, ये भी काफ़ी सिंपल थे, 2 ही क्वेश्चन आ रखे थे इस बार, तो ज़्यादा देने चाहिए थे वैसे तो। देखो 39 का दे रखा था, यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। हाँ, ये तो ट्रू है, हमें पता है। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये भी ट्रू है। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये तो हमें पता ही है। पर ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको ए पे टिक करना होगा। यहाँ पे असर्शन रीज़न दोनों ही सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसलिए इसमें आपको ए पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लो, यहाँ पे अभिकथन ये दे रखा था, मतलब यहाँ पे कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इसका परिसर यानी कि इसकी रेंज हमें दे रखी थी 14। ठीक है, तो रेंज 14 कब निकलेगी, जब आपको हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना पड़ेगा। हाईएस्ट कितना है इसका, 20 है, और लोएस्ट क्या है, 6। तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे, 14 आ रहा है, तो यानी कि ये तो करेक्ट है, असर्शन हमारी ट्रू है। रीज़न क्या दे रखा है कि द रेंज इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द डाटा। जो रेंज होती है वो मीन वैल्यू होती है, नहीं, रेंज मीन वैल्यू नहीं होती है। तो ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, इसलिए हमें यहाँ पे सी पे टिक करना था। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो था सी ऑप्शन। आगे है केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी थे और ये तो शायद से सैम्पल पेपर का और जो आपके जो मतलब सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से उठा के दे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी आसान था। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसमें मतलब बाड़ लगाई गई थी, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी सारी की सारी, मतलब तीनों साइड दे रखी है, 80 मीटर, 50 मीटर और 120 मीटर, और आगे 3 मीटर का क्या था, गेट लगा हुआ था। तो जो फेंसिंग होगी वो इस 3 मीटर को छोड़ के बाकी हर जगह होगी। ठीक है, पहला बोला था कि द लेंथ ऑफ द फेंसिंग इज, हमें लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो सबको जोड़ के यानी कि 120, 50 और 80 सबको जोड़ के क्या कर दोगे, उसमें से उसको जोड़ने के बाद 3 माइनस कर देना। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा था, इन सबको जोड़ने पे आ रहा था हमारा 250, और 250 में से हमको 3 को माइनस कर देना था, तो हमारा आता 247। तो जो करेक्ट आंसर आता वो आता 247 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद कहा गया था कि 20 रुपीज़ पर मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का खर्च, यानी कि कुछ नहीं, 20 को बस मल्टीप्लाई कर देना था बाड़ से,
247 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका आंसर आप डायरेक्टली आ सकता था, जो कि आता ये वाला 4940, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है इसका। फिर 43 दे रखा था, यहाँ पे कहा गया था कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। पेरीमीटर तो 250 आया था पूरा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125। तो जो आंसर है वो 125 है, यानी कि ऑप्शन सी। 44 बोला था कि द एरिया ऑफ द रीजन वेयर ग्रास इज़ टू बी प्लांटेड। अब आया ना यहाँ पे मेन क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रास का जो एरिया है वो फाइंड करना था, तो इसके लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। वही एस माइनस ए वाला अंडर रूट के अंदर लगाते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आराम से इसको पुट करना है। एस की वैल्यू कितनी है, 125 है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ये 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से करोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे कहा गया था कि अगर रूट 5 की वैल्यू 22.2 हो और रूट 15 की वैल्यू 3.9 हो। रूट 5 की तो हमको ज़रूरत है ही नहीं, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी और इसकी रेट दे रखी थी 10। तो कुछ नहीं, जो हमारा एरिया आया ना 375 रूट 15, और रूट 15 की जगह पे हमें क्या रख देना है, इस पर 3.9 रख देना है। तो 375 इंटू में आप लिख देना 3.9 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, क्योंकि हमें रेट दे रखी है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो सिर्फ आएगा 375 इंटू में 39। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप आपस में, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 14625, ये वाला सी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा 45 का वो था ऑप्शन सी। फिर केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये केस स्टडी 2 बहुत ध्यान से करनी थी, क्योंकि इसके अंदर हमें जितना भी डाटा दे रखा था उसको ध्यान से रीड करना पड़ेगा पहले अच्छे से। ठीक है, तो डाटा दे रखा था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करो इसमें से। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख के सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही थी। सो यहाँ पे देखो कहीं पे भी 0.25 कहीं पे नहीं है, शायद से, मैं तो देखा नहीं है। तो 0.22 मैक्सिमम है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो उसका राइट आंसर बी ही आएगा। बाकी तो छोटी छोटी है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी 0.22, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन 46 का 47 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। इसकी रेंज निकालनी थी। तो रेंज कैसे निकलती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 0.01, इससे छोटा तो कहीं पे है नहीं। तो 0.22 से 0.01 को माइनस कर देंगे तो 0.21 आएगा, 0.21। सो राइट जो आंसर आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 47 का वो आएगा 0.21, यानी कि बी ऑप्शन 47 का। 48 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.12 ppm। सो 0.12 ppm से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन वो कितने दिनों तक रही थी। आपको अच्छे से काउंट कर लेना है, देख लेना है कि किसमें 0.12 से ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन है। हर दिन को आप काउंट करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो आएगा 6। ठीक है, 6 डेज आएंगे, ध्यान से देख लेना। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 49 कि कितने दिनों तक जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.09 से कम रही है। तो 0.09 में ना 0.09 को नहीं काउंट करना, उससे कम वाले को काउंट करना सिर्फ, और ऊपर वाले में था ना 0.12, तो उससे ज़्यादा वाले को काउंट करना था। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन 49 का वो आएगा ए 17। ठीक है, इसको भी आप आराम से देख सकते हो, इसका 17 आंसर आएगा। और उसका जो क्वेश्चन नंबर 50 था, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 7। इसको भी आपको देख लेना है कि 0.08 और 0.17 के बीच में जो कंसंट्रेशन थी वो कितने दिनों तक की थी। तो इसका राइट आंसर 7 ही आएगा। आप दिन को काउंट कर सकते हैं अच्छे से टेबल को देख के। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुके हैं अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारे ही पेपर के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।